नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पटना में 2024 के चुनावों के मद्देनजर विपक्षी एकता की महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को छोड़कर 14 दलों के सभी प्रतिनिधियों ने एक एक करके कहा कि हम सब एकजुट हैं, 2024 में बीजेपी और मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और शिमला में एक बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा किस तरह से गठबंधन को विस्तार दिया जाएगा। और उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी की वजह बताई गई और उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं अल्टीमेटम दे दिया है कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार का है दिल्ली में अफसरशाही मद्देनजर उस पर जब तक कांग्रेस अपना स्टैंड साफ नहीं करेगी वो अगली बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या केजरीवाल अपना काम आसान कर रहे हैं या अपना नुकसान कर रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कहें कि बीजेपी की राहें 2024 में आसान कर रहे हैं। और वैसे भी आम आदमी पार्टी पे एक टैग लगा हुआ है बीजेपी की बी टीम। सारी कहानी बाद में, पहले छोटी सी अपील, अगर वीडियो या कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको मालूम है कि पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर सभी दल मिले और उसके बाद उस पर चर्चा हुई किस तरह से 2024 में बीजेपी के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ा जा सकता है। पहले तो यही सवाल थे कि क्या मीटिंग होगी नहीं होगी, और होगी तो क्या यह बात आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन बात आगे बढ़ी, उसकी सबसे बड़ी तस्दीक करती है कि एक मीटिंग और शिमला में होगी। तो मतलब यह कि विपक्षी एकता की जो कवायद है वो परवान चढ़ रही है, लेकिन यह कवायद तो परवान चढ़ेगी लेकिन उससे पहले इसमें एक फांस अरविंद केजरीवाल ने लगा दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था दिल्ली के बाबत जिसमें जो वहां के अफसर हैं उसका ट्रांसफर का अधिकार उनसे छीन लिया था। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला उसकी संवैधानिक बेंच ने कहा था कि दिल्ली सरकार को ही निर्णय लेने का अधिकार होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए फरमान जारी कर दिया था, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल देश भर में तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनको अपने पक्ष में कर रहे हैं और उनको सफलता भी इस बात में मिली है। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले पर अपना स्टैंड अभी साफ नहीं किया है। कांग्रेस, चूंकि आप जानते हैं कि कोई भी अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद में पारित या पास कराना होता है, और इस बैठक से पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान दिए गए थे अगर इसमें अध्यादेश पर स्थिति साफ नहीं होगी तो वो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात आई थी कि कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में चुनाव लड़ना छोड़ दे, या अपना उसमें कहा गया कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसको इस मामले पर, इस अध्यादेश पर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि क्या वो मोदी सरकार के इस अध्यादेश के साथ है या उसके खिलाफ है। अगर वो उसके खिलाफ नहीं है, स्पष्ट नहीं करती है, तो माना जाएगा कि वो मोदी सरकार के साथ है। खड़गे के हवाले से कहा गया है कि इस मामले पर संसद में वो अपना, ये जो संसद सत्र होगा वहां पर अपने रुख को साफ करेंगे। और ये जो पूरी मीटिंग पटना में हुई थी इसमें भी जो था एक तरह से जो खबरें निकल कर आ रही थी, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को आईना भी दिखाया गया था, नसीहत भी दिखाई दी थी कि मामला, ये जो पर्पस है ये पर्पस बड़ा है और इस पर भी जो है कहीं ना कहीं इस पर आगे से बात की जाएगी और अलग स्तर पर इस पर बात की जा सकती है। लेकिन केजरीवाल लगता है कि बहुत अधीर हैं या उनके इरादे कुछ और हैं। तो मतलब विपक्षी एकता एक बहुत बड़े मकसद के लिए हो रही है। अरविंद केजरीवाल अपने मुद्दे पर या अपने पार्टी से जुड़े हुए मुद्दे या अपनी सरकार जुड़े हुए मुद्दे पर अटके हुए हैं। सवाल ऐसे में यह उठ रहा है कि क्या वो विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं या खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लड़ाई बहुत बड़ी है। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी की वापसी होगी तो क्या उसके बाद चुनाव भी होंगे या जो लोकतंत्र का स्वरूप भारतीय संविधान में ये कायम रह भी पाएगा या नहीं रह पाएगा। इस पर तमाम तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं और यह आशंका अलग अलग स्तर पर जताई जाती रही है। और इस पर लाल कृष्ण आडवाणी का भी एक बयान आप जानते हैं कि वो भी बड़ा चर्चित रहा था। और जो हालात देश के अंदर हैं, अघोषित तौर पर एक आपातकाल वाली स्थिति साफ तौर पर नजर आती है। विपक्ष सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के निशाने पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का दर्द या उनकी बात सही है, क्योंकि किसी भी निर्वाचित सरकार को फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए, और वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था अपने संवैधानिक बेंच के जरिए दे दी है और मोदी सरकार ने उस
फैसले को साइड करते हुए एक अध्यादेश जारी कर दिया और जो नौकरशाही के ट्रांसफर का अधिकार था वो एक तरह से अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी भी है, तो मामला थोड़ा सा पेचीदा है, उस पर एक तरह से पूर्ण विचार करने की जरूरत है। चीजें लोकतांत्रिक तरीकों के लिहाज से सेटल होने की जरूरत है, क्योंकि तनातनी से या कन्फ्रंटेशन से चीजें हो नहीं पाती हैं। और आप जानते हैं कि ताकत के तौर पर जो संसद में ताकत है वो नरेंद्र मोदी के पास है। जहां तक केजरीवाल का सवाल है, उनकी विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल खड़े रहते हैं। उनकी जो राजनीति वो कहीं ना कहीं ऑड इवन किस्म की चलती रही है। कभी लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो कभी लगता है कि उनके साथ हैं, सीधे तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर। और अब इस अध्यादेश के बाद मामला तनातनी का है। और इसके पहले आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं। भ्रष्टाचार के उन पर कथित भ्रष्टाचार के उन पर चार्जेस हैं और वो लंबे समय से जेल के अंदर हैं। और उसके बाद ये अध्यादेश के जरिए केजरीवाल के सामने मोदी को सरकार ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। पब्लिक डिस्कोर्स में यह सवाल जरूर आएगा कि जब 15 राजनीतिक दल 2024 के मद्देनजर विपक्षी एकता के लिए जुटे हों और उस विपक्षी एकता में अगर कहीं फांस लगाने की कोशिश किसी द्वारा की गई, या अगर ये सपोज ये पूरी कवायद जो है अगर वो फेल हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल सीधे तौर पर अपना हित देख रहे हैं, लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि 2024 के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीट हो गए तो सवाल यह भी है केजरीवाल के स्टैंड को सिरे से नहीं नकारा जा सकता, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में यह बात जरूर है या जरूर बात आएगी। जब बात बड़े मकसद के लिए हो रही थी, जब बात 2024 के चुनावों के मद्देनजर विपक्षी एकता की हो रही थी, तो उसमें आखिर केजरीवाल ने फांस क्यों लगा दी? और यह भी एक सवाल है कि अगर 2024 में मोदी की फिर वापसी हुई तो उसके बाद दिल्ली चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, उसका विधानसभा रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि यह भी एक चर्चा का विषय है कि हो सकता है कि अगर सरकार नरेंद्र मोदी की आई तो दिल्ली में विधानसभा को खत्म ही कर दिया जाए, उसको पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। तो शायद वही छटपटाहट अरविंद केजरीवाल के दिमाग में घूम रही है, उसमें कहीं ना कहीं वो अधीर साफ तो नजर आ रहे हैं। लेकिन जो व्यवहार या जिस तरह से जल्दबाजी वो दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो जो प्रेस नोट जारी करके ओबियस कर दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं एक अपरिपक्वता का साफ तौर पर भान होता है। हालांकि शिमला में मीटिंग होगी और शिमला की मीटिंग का उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं अघोषित तौर पर बहिष्कार भी कर दिया। उन्होंने कहा जब तक कांग्रेस साफ नहीं करेगी तब तक वो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो इस तरह की मीटिंग में या इस कदम से कदम आगे बढ़ाते जाएं। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार से जुड़े हित के लिए वो कांग्रेस को डिक्टेट करना चाह रहे हैं या गियरमेल लेना चाह रहे हैं, जो लगता नहीं है मुमकिन होगा। हाँ, इतना जरूर होता है कि कुछ आप आगे बढ़ो, कुछ हम भी आगे बढ़ेंगे, कुछ हम पीछे हटेंगे, कुछ आप पीछे हटेंगे। तो इस तरह से एक पूरी कहीं ना कहीं बातचीत होती है। लेकिन जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने, जो उनकी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, वो कहीं ना कहीं उसमें अपरिपक्वता दिखाई दे रही है। और विपक्षी एकता का जहां तक सवाल है, क्योंकि वो साफ तौर पर लग रहा है अगर शिमला में दूसरी बैठक होगी तो वो अपने रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही है। और सबकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, खासतौर पर ममता बनर्जी, आप जानते हैं कि उनके भी बैठक में पहुंचने पर सवाल था, लेकिन वो आई और आने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पटना में बैठक का मेरा आइडिया था, क्योंकि ये क्रांति से जुड़ी भूमि है और हम सब एकजुट हैं और चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे और शिमला में बैठकर नए सिरे से आगे चीजों पर मंथन करेंगे। तो चीजें तय हो गई हैं और एक से एक बढ़कर तमाम जो महत्वपूर्ण पार्टियां, जो मेन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी हैं, उसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जिनके मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि कथित तानाशाही के खिलाफ सब मिलकर लड़ेंगे। जब सब मिलकर लड़ेंगे तो आखिर अरविंद केजरीवाल अब क्यों इसमें फांस लगा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ अल्टीमेटम देने से कांग्रेस को या इस विपक्षी एकता से दूर रहकर तो उनका मतलब हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किस तरह से कृषि कानूनों को जो था संसद में पास कराया था, जबकि उनका राज्यसभा में बहुमत नहीं था, बहुमत का उन्होंने इंतजाम कर लिया था। तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस चीज का इल्म नहीं है? तो अगर इस तरह से वो बयान लेंगे या इस तरह से वो
कांग्रेस से तलखी दिखाएंगे तो क्या उनका मकसद कामयाब हो पाएगा? तो क्या उनका मकसद सिर्फ यही है या फिर मामला कुछ और है जो उन पर आरोप बीजेपी की बी टीम के लगते हैं या बीजेपी के लिए राहें आसान कर लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? यह तमाम तरह की थ्योरीज हैं, लेकिन जो भी हो अपरिपक्वता जरूर आम आदमी पार्टी ने या सीधे कहें अरविंद केजरीवाल ने इस मामले दिखाई है। बेहतर होता कि थोड़ा सा धैर्य रखते और बिहाइंड द कर्टेन या अलग से बैठकर कांग्रेस से इस मामले पर अपना करते। और वैसे भी चूंकि आप जानते हैं कि संसद सत्र होगा तब की ये बात तभी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल ने राजनीति करने की, ये कांग्रेस को एक तरह से कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश उन्होंने की है। और ये आप जानते हैं कि विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ऑल इंडिया प्रेजेंस है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी हाल में राष्ट्रीय पार्टी बनी, लेकिन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है।